हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे जनरल एंट्रीज चैप्टर्स को ही हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? जनरल एंट्रीज। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्रीज का क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज का लेक्चर जो है वो कौन सा नाम से आएगा? पार्ट 3 के नाम से, जनरल एंट्रीज पार्ट 3। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट आपका 3 टाइप्स का होता है। पर्सनल अकाउंट आपका फर्स्ट हो गया, रियल अकाउंट आपका सेकंड हो गया, और नॉमिनल अकाउंट आपका थर्ड हो गया। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? तो जितना भी नेचुरल पर्सन हो, सारे नेचुरल पर्सन्स आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सन में क्या आ जाएगा? जैसे राम, मोहन, रोहित। जितना भी आर्टिफिशियल पर्सन्स हो, आर्टिफिशियल पर्सन्स में क्या आ जाएगा? तो कंपनी आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल, ड्राइंग, लोन, सेल्स टैक्स पेबल। सेल्स टैक्स जो है किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को। तो ये अकाउंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हुआ। तो 3 कैटेगरी है जो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन कौन? नेचुरल पर्सन्स जैसे राम, मोहन, रोहित। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी हो गया, बैंक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जैसे कैपिटल, ड्राइंग, लोन, सेल्स टैक्स पेबल। ये सब किस में आ जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आएगा? तो जितना भी आपका प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, स्टॉक। ठीक है, ये सब आपका किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो जितना भी एक्सपेंस होता है, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, जितने भी एक्सपेंसेज हो, सब किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी इनकम हो किस में आ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंस में तुम्हारा परचेज भी होगा, परचेज भी आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और इनकम या रेवेन्यू में क्या आता है? सेल भी आपका किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। गेन या प्रॉफिट, लॉस, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसमें अब एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये सैलरी को देखो, सैलरी आपका एक्सपेंस है, किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन वही अगर रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्या है? वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी पर्सन, किसी एम्प्लॉय को पे करना, तब ये कौन सा अकाउंट में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। रेंट है आपका, वही अगर आपका रहे प्रीपेड रेंट, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह रहे तुम्हारा एडवांस कमीशन, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब नॉमिनल अकाउंट का अगर कोई आइटम हो, उसके आगे पीछे कुछ लग जाए, तो उसको आप किस में दिखा दोगे? पर्सनल अकाउंट में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच।
अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कहेंगे कि आपका अकाउंट कौन कौन सा होगा। तो एक तो होता है एसेट्स। एसेट्स में दोनों एसेट्स आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, और एक क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने के इंटेंशन से, यानी कि इसको हम परचेज करते हैं क्या करने के लिए, तो लॉन्ग पीरियड तक यूज करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब का क्या कर लाएगा, नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट्स जो विद इन 1 ईयर क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपका कैश तो होगा ही, स्टॉक, बैंक, कैश एट बैंक इसको कहेंगे, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सब आपका क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट में। लायबिलिटीज अकाउंट में क्या क्या आ जाएंगे, तो लायबिलिटीज में भी दो होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और सेकंड हो गया करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, तो कहेंगे वह लायबिलिटी जिसको पे करने का जो टाइम होता है, चुकाने का जो समय होता है वो 1 साल से अधिक का होता है। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म लोन ले लो, ठीक है। ये सारा किस में आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब इसका रीपे का जो टाइम होता है या जो पेमेंट का टाइम होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब वह लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर इसको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। विद इन 1 ईयर इसको क्या कर देना है, चुका देना है। जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। देखो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म अगर बोले तो समझो विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म बोले तो बियॉन्ड द 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के 1 ईयर से अधिक का पीरियड हो आपका लॉन्ग टर्म होता है, और विद इन 1 ईयर पीरियड हो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म। तो ये आपका लायबिलिटीज हो गया। कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एक आपका ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल से माइनस करते हैं। ड्राइंग का मतलब पर्सनल एक्सपेंस के लिए प्रोपराइटर या बिजनेस का ओनर बिजनेस से गुड्स, कैश ये सब विड्रॉ कर रहा हो, तो ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। तो कैपिटल से ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस। एक्सपेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेवेन्यू या इनकम। तो ये सारे क्या है आपके, ये आपके अकाउंट्स के टाइप है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, ठीक है। तो दो अप्रोच है, दो अप्रोच क्या क्या बताएं। एक बताया ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक बताया हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन हमारा। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑन द ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, यानी कि आपके पास जो अकाउंट्स दिया हुआ है उसका क्लासिफिकेशन करना है दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से बना लो, ट्रेडिशनल अप्रोच से पहले बना लो। रेंट आउटस्टैंडिंग कौन से अकाउंट में आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग कौन से अकाउंट में आएगा स्टूडेंट, तो बोले ना कि रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रेंट के आगे पीछे कुछ लग जाए तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक किस में आएगा, एसेट है, तो सारा एसेट सारा प्रॉपर्टी किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक आपका किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। सेकेंड है आपका थर्ड है सेल, सेल क्या है, इनकम है, इनकम किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। फोर्थ है आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। बैंक फिक्स डिपॉजिट का मतलब बैंक अकाउंट, बैंक क्या है, बैंक आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। कैश क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट में। बैड डेट्स क्या होता है, लॉस, तो जितना भी लॉस है सब किस में आता है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल किस में आएगा, कैपिटल आपका क्या होता है, प्रोप्राइटर के नाम से होता है, यानी पर्सनल अकाउंट, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सेल्स टैक्स पेबल, ये भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सन मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया। और ये टैक्स किसको पे करने होते हैं? ऑनर को पे करने होते हैं। कैपिटल भी किसका होता है? ऑनर का होता है। तो इसे आपका पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन को, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करे, वो पर्सनल अकाउंट में। ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये रेंट भी किसको देना होता है? जो रेंट बकाया है, ये भी प्रोपराइटर ऑनर को देना है। तो ये भी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में। और सिर्फ रेंट रहता तो रेंट आपका क्या एक्सपेंस है, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल किस में आ जाएगा? तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। डेटर क्या कोई पर्सन हो सकता है, यानी किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई टेंजेबल फिक्स एसेट्स, कौन सा एसेट? टेंजेबल फिक्स एसेट्स को हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हमारा क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस माना जाता है। कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश क्यों कहते हैं? क्योंकि डिप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन टू एसेट। तो कहीं पर भी देख रहे हो कि कैश एंट्री में है, नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन कैश। तो नॉन कैश एक्सपेंस आपका आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। ड्राइंग, ड्राइंग कौन? ड्राइंग का मतलब प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए भी ड्रॉ कर रहा है, यानी कि प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब आ जाओ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है कि आपको पे करना है, तो पे करना है तो क्या हो गया? लायबिलिटी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपका क्या है? एसेट है। सेल्स, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू या इनकम। बैंक फिक्स डिपॉजिट क्या है? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या होगा? एसेट। कैश, कैश भी आपका क्या हो गया? एसेट। बैड डेट्स आपका क्या है? बैड डेट्स, बताओ स्टूडेंट, बैड डेट क्या है? एक्सपेंस या लॉस। कैपिटल, कैपिटल क्या है आपका? कैपिटल आपका कैपिटल में ही आएगा, ठीक है ना। कैपिटल आपका कैपिटल। सेल्स टैक्स पेबल, पे करना है, चुकाना है, क्या आ जाएगा? लायबिलिटी में। ट्रेड रिसीवेबल डेटर, डेटर क्या होता है? एसेट। कौन सा एसेट? करेंट एसेट्स। डिप्रिसिएशन बताया अभी हम, क्या हो गया? नॉन कैश एक्सपेंस है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं, कैपिटल को डिक्रीज करता है, कैपिटल माइनस ड्राइंग। तो ये हमने जो लायबिलिटी एसेट्स रेवेन्यू करके दिखाया, ये किस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया अकाउंट्स का? तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब पर्सनल रियल नॉमिनल करके दिखाया, ये हमने किस तरह से दिखाया? ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो आप लोग क्या करना है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देना। और फॉर्मेट में ये डेट की जगह क्या लिखोगे? सीरियल नंबर, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट बना देना। हेडिंग दे देना जर्नल एंट्रीज, और डेट की जगह क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर। उसके बाद पार्टिकुलर्स दे देना, और उसके बाद एक एलएफ का कॉलम बना देना, फिर डेबिट अमाउंट, और फिर क्या बना देना? क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आप लोग फॉर्मेट में बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है तुम्हारा कि एम्प्लॉयज़ हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1,00,000, और उस गुड्स का, उस इन्वेंट्री का कॉस्ट प्राइस कितना है? 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली, एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। एम्प्लॉय ने क्या किया? 75,000 कॉस्ट का इन्वेंट्री ले लिया, जिसका मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कितना है? 1,00,000, और दीपावली के ईद पे लिया, दीपावली के मौके पे लिया। अब बाद में जितना अमाउंट का लिया उसके सैलरी से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक सैलरी का एंट्री क्या करते हैं हम लोग? सैलरी का एंट्री करते हैं हम लोग जब भी सैलरी पेड करते हैं, तो सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और कैश से दे रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, ये एंट्री करते हैं। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो सैलरी तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, और चेक के लिए क्या लिख देते थे? बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सिमिलर एंट्री तो होगा, यहाँ भी तो सैलरी दिया जा रहा है ना, तो एंट्री क्या होगा इसका? सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश और चेक से नहीं दिया जा रहा है, क्या होगा? वो गुड्स ले जा रहा है जो उसके सैलरी से डिडक्ट होगा। तो फिलहाल तो गुड्स लेकर गया,
तो गुड्स के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? जब गुड्स, कौन सा गुड्स लिया? जो परचेज किया गया होगा, तो ये परचेज। अब परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है? परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। यानी कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज आपका इंक्रीज होता है, डेबिट। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसी गुड्स से क्या हो रहा है, ये गुड्स लेके जा रहा है एम्प्लॉय, तो परचेज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। तो हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कौन सा वैल्यूएशन करें? तो हम लोग जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट से क्या ले लो? जो कॉस्ट प्राइस है 75,000। तो फर्स्ट का एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग इन्वेंट्री टेकन बाय एम्प्लॉय, ठीक है। नरेशन तो लिख लोगे सब, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा वेजेस फॉर पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ठीक है। देखो सिंपल, वेजेस पेड करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? सिर्फ वेजेस पेड हो तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस जो है ये कौन सा एक्सपेंस माना जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है वह एक्सपेंस जो रेगुलरली हो। जैसे कि हम क्या कहते हैं, रेगुलर वेजेस दे रहे हैं, मंथली सैलरी देते हैं, मंथली रेंट देते हैं, तो ये सब कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। यहाँ पर भी वेजेस पेड हो रहा है, लेकिन क्यों वेजेस पेड हो रहा है? तो मशीन को इरेक्ट करने में। तो एक बात याद रखना कि मशीन, जब तक मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उस समय तक मशीन पे जो भी खर्चा हो, चाहे वेजेज हो, रिपेयर हो, कुछ भी खर्चा हो, वो एसेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। यानी कि वो मशीन का ही खर्च में दिखाएंगे, मशीन के एक्सपेंस में ही दिखाएंगे। तब एंट्री क्या होगा? तो ये जो वेजेज है ये कौन सा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? मशीनरी के कॉस्ट में। तो समझो कि मशीनरी अकाउंट आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। आप पेड कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। अब यही आपका रहता है कि मशीन के इंस्टॉलेशन के 6 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद या कुछ भी दिन के बाद वेजेस पेड होता है, तब ये एंट्री कर देते हैं। लेकिन एसेट्स के इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कोई भी खर्चा करो, उसको किस में, कौन से अकाउंट में दिखाओगे? उसी एसेट्स अकाउंट में दिखाओगे। जैसे मान लो, सपोज करो हम एक कंप्यूटर ख़रीदे 20,000 कॉस्ट का और 1,000 ठेला भाड़ा लगा, तो इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा कंप्यूटर आपका इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। और कैश आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। कंप्यूटर आपका कौन सा इक्विपमेंट माना जाता है? ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर कौन सा इक्विपमेंट माना जाता है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो कंप्यूटर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 नहीं, ये 1,000 जो हम ठेला भाड़ा दे रहे हैं, ये उसी समय एक्वायर करने के टाइम ही खर्च हो रहा है ना। तो एसेट्स एक्वायर करने के टाइम जो भी खर्च हो उसको उसी एसेट्स अकाउंट में ऐड करके दिखा देते हैं उसका कॉस्ट। यानी कितना कॉस्ट हो जाएगा? 21,000, ठीक है। और वही क्या करते हैं ना, कंप्यूटर ख़रीदने के 6 महीने के बाद अगर उसको यहाँ वहाँ ले जाने में जो ठेला भाड़ा दे रहे हो, तब क्या करते हैं हम लोग? तब हम लोग अलग से ठेला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। फ़िलहाल ये एक्वायर करने के टाइम किया गया खर्चा है तो उसको उसी एसेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ भी वही है, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। इसका मतलब कि हमने मशीनरी ख़रीदा और मशीनरी को इरेक्ट करने में जो मजदूरी लग रहा है वो मशीनरी का ही एक्सपेंस माना जाएगा, इसलिए मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। यहाँ पे वेजेज आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब वेजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो उसको क्या एज कैपिटल एक्सपेंस दिखाओ, यानी कि एसेट्स अकाउंट में दिखाओ। तो वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000 है, एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री सैलरी टू परचेज, सेकेंड एंट्री मशीनरी टू कैश। और नरेशन लिख देना, बिंग लगा कर पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। सिंपल नरेशन, बिंग वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। थर्ड है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000 वाज पेड आउट ऑफ पेटी कैश, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स पेड हो रहा है। तो प्रोप्राइटर का एक्सपेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग को कहाँ दिखाते हैं? तो देखो ड्राइंग क्या हो रहा है ना, कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करता है और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। आज जब यही कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होगा
तो जस्ट अपोजिट कहाँ दिखा देंगे, डेबिट। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज करे तो क्रेडिट में ही रखेंगे, कैपिटल डिक्रीज करे तो डेबिट में। तो ड्राइंग क्या होता है, पढ़ोगे ट्वेल्थ, क्या कहते हैं, ट्वेल्थ में या पार्टनरशिप में, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया जाएगा। तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड ड्राइंग को दिखाया जाता है। तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या किससे पेड हो रहा है, पेटी कैश। तो आपका पेटी कैश डिक्रीज हो रहा है। पेटी कैश क्या है, एक तरह का कैश है, पेटी कैश। अगर सिर्फ कैश होता है तो ड्राइंग टू कैश दे देते हैं। कितना अमाउंट, 17,000। तो ड्राइंग को डेबिट में क्यों दिखाया है, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट में दिखाते हैं, कैपिटल से डिक्रीज होगा तो डेबिट में दिखा दो। जस्ट अपोजिट साइड दिखाओगे तभी डिक्रीज अकाउंट्स में डिक्रीज शो होगा। और क्या गोज आउट हो रहा है, पेटी कैश, या पेटी कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश आपका एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। नरेशन लिख देना बिंग लगाकर। फोर्थ है, गुड्स खरीदे नवीन से, कितना का लिस्ट प्राइस दिया है, 2 लाख का। ठीक है, कितना का दिया है, 2 लाख का। और यहाँ पे तुम्हारा ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5,000 कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। यानी कि पेमेंट करने के टाइम क्या हो गया कि डिस्काउंट हमें मिला। तो क्या एंट्री होगा इसका, इसका एंट्री क्या होगा बताओ क्या होगा एंट्री, सिंपल एंट्री कर देते हैं, यानी कि तुरंत पेमेंट है। तो परचेज कर रहे हैं नवीन से 2 लाख और 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो एक एंट्री इसका वो कर दो, पहले क्रेडिट परचेज का। परचेज आपका इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और नवीन से खरीद रहे हैं ना, तो जिससे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। और खरीद रहे हो, क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, टू नवीन से अकाउंट। कितना अमाउंट है, लिस्ट प्राइस है 2 लाख, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेस करके दिखाएंगे। तो लिस्ट प्राइस है आपका 2 लाख, 2 लाख से 10% आप निकालो 20,000, लेस कर दो, कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, अब इसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय कितना क्या डिस्काउंट मिल रहा है, 5,000। तो क्या पेमेंट हो जाएगा, तो नवीन को पेड कर रहे हैं तो नवीन आपका, अच्छा नवीन को पेमेंट करेंगे तो नवीन आपका लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। और जब क्रेडिटर को पेड करोगे तो क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा आपका तो कहाँ दिखा दो, डेबिट में। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट। आप पेड कर रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक दे देना। और टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल रहा है ना 5,000 का, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना नवीन को देना है, 1,80,000, और 5,000 का डिस्काउंट मिला तो पेमेंट कितना जाएगा, 1,75,000। तो एंट्री क्या होगा, नवीन अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू कैश या बैंक 175,000, और टू डिस्काउंट रिसीव 5,000। नरेशन लिख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन से बनेगा ये। कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्या निकालना है, मिसिंग अमाउंट। तो फर्स्ट का हम निकाल देते हैं, पहले फार्मूला क्या होगा, कैपिटल इक्वल एसेट या एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन से बना लो। फर्स्ट क्या है, एसेट है आपका 15 लाख, और लायबिलिटीज कितना है, 2,50,000, यानी 2,50,000, अब प्लस कैपिटल। तो कैपिटल कितना आ जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा तो कितना, 12,50,000। आपका इसका आंसर हो गया 12,50,000। देखो 1250 या 250 कितना हो गया, 15 लाख। इसका कैसे कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके इधर दिखा दो, यानी कि 2,25,000। ठीक है, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका क्या होगा, तो एसेट्स इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो तो 1375, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 75,000 आ जाएगा, 14,50,000। 57 लाख है, ये देख लो, एसेट है आपका 57 लाख, और लायबिलिटीज है -2,80,000, आप प्लस कैपिटल निकालना है तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, तो 57 लाख, ये इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा 2,80,000, यानी कि 59,80,000 हो गया। तो कैपिटल हो गया आपका
59,80,000। ठीक है, डन, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज, और साथ में क्या लिखना है, रीजन भी लिखना है आंसर का। तो देखो फर्स्ट क्या है कि अच्छा क्या इफेक्ट हो दिखाना है, एसेट्स का इफेक्ट। तो देखो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, अब पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ देंगे, इसका मतलब फर्नीचर खरीदें, तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे यानी क्रेडिट परचेज है, तो टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो क्या देख रहे हो कि एसेट्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एसेट्स क्या इफेक्ट हो रहा है, तो सीधे लिख दो एसेट्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें एसेट्स का इफेक्ट क्या है, प्लस, यानी कि एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है। सेकंड है कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विस। ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड किए और बदले में आपने क्या लिया, कैश लिया, तो कैश आप कलेक्ट कर रहे हो, तो कैश आपका क्या हो रहा है, कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, कैश इंक्रीज करने का मतलब कि आपका एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्लस क्रेडिट पे सामान बेचें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जैसे क्रेडिट मान लो डेटर को बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा, डेटर टू सेल। तो डेटर क्या है, एसेट्स, क्रेडिट पे सेल करोगे तो आपका एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेटर बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यही इफेक्ट है, तो एसेट्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया, क्या एंट्री होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा ना। पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर से विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो कैपिटल यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और कैश बिजनेस से जा रहा है यानी कैश भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है। ई नंबर है, हायर्ड एन एम्प्लॉई एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, तो एम्प्लॉय को हायर करने का मतलब कि यहाँ कोई भी चेंजेज नहीं हो रहे, अकाउंट्स हमारा इफेक्ट ही नहीं होगा। हम सेल्स मैनेजर को हायर किया एज एम्प्लॉय, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ना तो एसेट्स चेंज हो रहा है ना लायबिलिटी चेंज हो रहा है, तो कहेंगे नो चेंज इन एसेट्स, जीरो। गुड्स रिटर्न किए, तो गुड्स रिटर्न किए तो क्या एंट्री होगा, सॉरी रिटर्न गुड्स रिटर्न आया आपका। ठीक है, नहीं रिटर्न गुड्स है, रिटर्न गुड्स का मतलब कि हमने गुड्स रिटर्न किया, तो क्या एंट्री होगा, हमने गुड्स रिटर्न किया तो गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स जा रहा है ना, परचेज रिटर्न, इसका एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर को रिटर्न करते हैं तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में देखने का मतलब कि आपका गुड्स क्या हो रहा है, आपका गुड्स आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स मतलब एसेट्स, तो एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है ना, और साथ में क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हो, तो क्रेडिटर को अगर 10,000 देना था और उसमें से 2,000 का उसका गुड्स रिटर्न कर दिए, तब क्रेडिटर को कितना देना, 8,000। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी भी डिक्रीज कर रहा है यहाँ, तो क्रेडिटर भी डिक्रीज कर रहा है और आपका गुड्स भी डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिटर हो गया लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, और गुड्स क्या हो गया, एसेट भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जी नंबर है, तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट है, वन ऑफ आवर डेटर agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him. ठीक है, इसका मतलब देखो, इसको समझना ध्यान से। डेटर से हम कैश लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब कि डेटर से जब हम कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैश आया, कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन डेटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस केस में कहेंगे कि हमारा एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने का एसेट्स था उतना डिक्रीज हुआ, उतना ही एसेट्स हमारा कैश के रूप में आ गया। तो लेकिन अगर इसी तरह अगर रहे कि क्रेडिटर को पेड करते हैं तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू कैश। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो कि लायबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है,
और साथ में एसेट्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि एक डेटर से जो कलेक्शन लेना था वो कैश में कलेक्शन ना देकर क्या किया, क्रेडिटर को पेड कर दिया। यानी कि सिंपल क्या होगा, देखो क्रेडिटर को पे किया जा रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किससे, डेटर से जो कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर को डेटर का अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक डेटर अग्री हुआ कि जो मिस्टर सी को पे करना था वो डेटर ही पे करेगा। तो डेटर जब अग्री हुआ कि वो पे करेगा तो डेटर बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिटर भी डिक्रीज होगा। तो क्रेडिटर हो गया लायबिलिटी और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट में, और डेटर हो गया एसेट्स, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बताओ, तो इससे लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है और एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है और डेटर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका एसेट यानी कि डेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साथ में क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक है इंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मेहता एंड कंपनी टू परचेज ऑल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। एक अग्रीमेंट बन रहा है, तो अग्रीमेंट बन रहा है तो इससे हमारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होगा, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। यहाँ पर भी देखो एम्प्लॉय हायर हो रहा है, यहाँ भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो कहेंगे नो इफेक्ट, ठीक है। हमारा एसेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम परचेज एग्रीमेंट में इंटर करते हैं तो सिर्फ परचेज एग्रीमेंट में इंटर कर किए, कोई परचेज नहीं हुआ, तो इससे हमारा एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांजेक्शन ही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to year ended 31st March 2022. Find the unknowns showing computation to support your answer, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसमें बहुत सारा मिसिंग वैल्यू है तो ये मिसिंग वैल्यू निकालना है। इसमें स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो क्या क्या नहीं निकालना है। सबसे पहले देखो कैश निकालना है हमें, उसके बाद क्या है, बैंक तो दिया है, ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, लोन निकालने हैं, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बारी बारी से निकालते हैं, पहले हम कैश निकालते हैं। तो कैश क्या है, एसेट है। तो अगर हमारे पास टोटल एसेट्स हो तो काम बन जाएगा। खोजो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स, कहीं नहीं है तो कैसे काम बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि टोटल लायबिलिटीज इक्वल टोटल एसेट्स। क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स क्या है, इक्वल होता है। टोटल एसेट्स आपका इक्वल होगा, ठीक है। कितना टोटल एसेट्स है, 14,15,000, यानी कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो टोटल एसेट्स हमारा 14,15,000 हो गया। अब टोटल एसेट्स का मतलब सारा एसेट्स को लो, मशीनरी प्लस इन्वेंट्री, टोटल एसेट्स हमारा निकल गया 14,15,000। कैसे, तो टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटीज़, और टोटल लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में दिया है आपका 14,15,000। तो टोटल एसेट्स में मशीनरी लिए, इन्वेंट्री, उसके बाद कैश ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, बैंक ले लेंगे, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपका एसेट्स है, ले लो, लोन के और कुछ का टोटल एसेट्स नहीं है, इक्वल कितना हो गया 14,15,000। तो देखो इस इक्वेशन में कैश आया कि नहीं आया, तो इन्हें निकालना है हमें कैश, लेकिन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे तब जाकर हम इस इक्वेशन में फिट करेंगे तो कैश आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कैश भी नहीं है और ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर। तो कैसे निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल, तो क्वेश्चन में एक नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है कि टोटल सेल हुआ है 15,55,000 का, जिसमें से 15 लाख हमने रिसीव कर लिया, यानी कि कैश सेल आपका 15 लाख। तो जो बच गया वो आपका क्या हो गया, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर बैलेंस
15,55,000 माइनस 15 लाख माइनस करेंगे तो आपका डेटर बैलेंस कितना हो गया, एक सेकेंड, 55,000। डेटर बैलेंस कितना हो गया, 55,000। तो यही डेटर आपका निकल गया 55,000। कैसे? सेल दो तरह का होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो डेटर बैलेंस का मतलब क्रेडिट सेल। तो 15,55,000 में 15 लाख तो हमने रिसीव कर लिया, तो क्रेडिट कितना बचा, 55,000। वही आपका हो गया ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ फिट कर दो 55,000। बैंक दिया हुआ है आपका कितना, 80,000। कैश निकालना है, इस कैश को क्या है, ए। और इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है आपका, 60,000। और मशीनरी कितना दिया आपका, 12 लाख। अब इसको सॉल्व कर कर ए नहीं निकाल लेंगे, ए कैसे निकलेगा, तो ये 14,15,000। ये सब उधर चला जाएगा, माइनस 12 लाख। ये 60,000 उधर चला जाएगा, RHS साइज 60,000। ये तो रहने दो, 80,000 उधर जाएगा माइनस में, और 55,000 जो ट्रेड रिसीवेबल निकाले माइनस में। सबको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारा कैश आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो कैश हमारा आ गया 20,000 और ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना आ गया, 55,000। दो चीज़ निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, लोन निकालना है ना। तो चलो एक सेकेंड इसको इरेज कर लें। क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अब निकालना है लोन, लोन के बाद निकालना है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, चलो इतना में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लोन। तो लोन स्टूडेंट किस में आएगा, टोटल लायबिलिटीज़ में। लोन किस में आएगा, टोटल लायबिलिटीज़ में। तो टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज़ में। तो टोटल लायबिलिटीज़ में आपका कैपिटल भी दिया हुआ है कितना, सॉरी, टोटल लायबिलिटीज़ में कैपिटल भी इंक्लूड है आपका 14,15,000। तो पहले हमको क्या करना होगा, कैपिटल निकालने होंगे। ठीक है ना, जब तक कैपिटल नहीं निकालोगे तो कैपिटल का कैसे फार्मूला होता है, तो देखो 11th में बैलेंस शीट बनाते थे तो क्या क्या दिखाते थे, ओपनिंग कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड करते थे। एडिशनल कैपिटल हो तो क्या करते थे, ऐड करते थे। ड्राइंग को क्या करते थे, लेस करते थे। उसके बाद सारा कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आता था उसको हम बाहर दिखा देते थे। तो ये जो कैपिटल जो अंदर हमने लिखा ये ओपनिंग कैपिटल होता था, और ये जो बाहर हम दिखाते थे कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लॉस दिया है, तो नेट प्रॉफिट प्लस होगा तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस नेट लॉस। और एडिशनल कैपिटल हम प्लस कर देंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया। अब माइनस क्या कर देंगे, ड्राइंग। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 10 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल कितना है 1 लाख। अब माइनस, सॉरी, नेट लॉस आपका माइनस, माइनस नेट लॉस कितना है 35,000। ड्राइंग इस क्वेश्चन में मिसिंग है, ड्राइंग नहीं देंगे, ड्राइंग मान लो नहीं किया गया है। तो 11 लाख माइनस 35 यानी कितना आ गया, 10,65,000। तो ये तुम्हारा जो आया ये क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया 10,65,000। अब निकालने हैं लोन। तो यहाँ पे देखो टोटल लायबिलिटीज़ में क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में आपका दो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है कितना, 15,50,000,
इक्वल कैपिटल हमारा कितना निकल गया, 10,65,000 प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा हमारा, तो लाइबिलिटीज आ जाएगा, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे आप लोग, एक सेकेंड स्टूडेंट, 10 लाख, सॉरी, लाइबिलिटीज कितना होगा, तो ये इधर चला जाएगा, 14,15,000 माइनस 10,65,000। अब माइनस करो 14,15,000 अब माइनस 10,65,000, तो आपका 3,50,000 टोटल लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, कितना, 3,50,000 आपका क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ में और क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल छोड़कर हमारा टोटल लाइबिलिटी 3,50,000 और कैपिटल लेकर हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ कितना था, 14,15,000। अब टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, तो देखते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है। लाइबिलिटीज ढूंढो, कैपिटल छोड़कर टोटल लाइबिलिटीज आपका ये आया, तो मशीनरी अकाउंट पेबल आ जाएगा, अकाउंट पेबल प्लस, और देखो टोटल लाइबिलिटी लोन, और कुछ है क्या, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। टोटल लाइबिलिटी कितना निकल गया, 3,50,000 और अकाउंट पेबल आपका दिया हुआ है 1,00,000 आप प्लस लोन, यही ना लोन निकालने हैं, तो लोन कितना हो जाएगा आपका, ये 1,00,000 उधर चला जाएगा तो 2,50,000। ठीक है, तो लोन आ गया आपका 2,50,000। तो क्या क्या फाइंड आउट करने थे, कैश 20,000, ट्रेड रिसीवेबल 55,000, लोन 2,50,000 और क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, थैंक यू।